वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपको आरोह गद्यखंड में से मैं पाठ गलता लुहा पढ़ाऊँगी, जिसको शेखर जोशी ने लिखा है। तो इससे पहले मैं पाठ का सार आपको बताऊं, मैं शेखर जोशी के बारे में आपको संक्षिप्त परिचय देना चाहती हूँ। इनका जन्म उत्तरांचल के अल्मोड़ा में 1932 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अल्मोड़ा में हुई। 20वीं सदी के छठे दशक में हिंदी कहानी में बड़े परिवर्तन हुए। इस समय एक साथ कई युवा कहानीकारों ने परंपरागत तरीके से हटकर नई तरह की कहानियाँ लिखनी शुरू की। इस तरह कहानी की विधा साहित्य जगत के केंद्र में आ खड़ी हुई। इस नए उठान को नई कहानी आंदोलन का नाम दिया गया और इस आंदोलन में शेखर जोशी का स्थान अनन्यतम है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों को देखते हुए इन्हें पहल सम्मान भी प्राप्त हुआ। इनकी मुख्य रचनाएं हैं कोसी का घटवार, सात के लोग, दाजियो, हलवाहा, नौरंगी बीमार है और एक शब्द चित्र संग्रह, एक पेड़ की याद। इनकी प्रसिद्ध कहानी दाजियो पर चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा एक फिल्म का भी निर्माण हुआ है और इनकी कहानियाँ कई अन्य भाषाओं में जैसे अंग्रेजी, पॉलिश और रूसी में भी अनुदित हुई हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि इनकी कहानियाँ नए कहानी के रूप में देखी जाती हैं। तो इनकी कहानी निहायत सहज और आडंबरहीन भाषा शैली में और यथार्थ के चित्रण से युक्त हैं। जो वास्तव में समाज में हो रहा है उन्हीं बातों को इन्होंने प्रस्तुत किया है अपनी कहानियों में। इनके रचना संसार से गुजरते हुए समकालीन जनजीवन की बहुविध विडंबनाओं को महसूस किया जा सकता है। ऐसा करने में इनकी प्रगतिशील जीवन दृष्टि और यथार्थ बोध का गहरा योगदान रहा है। तो जैसा कि आप समझ गए हो कि लेखक नए कहानीकार हैं और पुराने तर्ज से हटकर एक नए परिवर्तनशील परिवेश में इन्होंने कहानियों का लेखन किया है। तो जो ये कहानी आती है आपकी गलता लोहा, इसकी मैं सबसे पहले आपको पहले पाठ शुरू करूं, थोड़ा सा विषय वस्तु बता देती हूं। इसमें एक छात्र है जो बहुत ही मेधावी है किंतु निर्धन है और ब्राह्मण है। उसके पेरेंट्स, उसके माता पिता उसको बहुत ही कठिनाई के साथ, बहुत ही परेशानियों के साथ, बहुत कष्ट झेलते हुए उसको पढ़ाते हैं और जैसे तैसे वो बच्चा कर भी लेता है इन सब चीज़ों को। अब पेरेंट्स ने चूँकि इतनी विपत्ति में उसको पढ़ाया है तो एक आशा रखी हुई है कि ये बच्चा कुछ ना कुछ बड़ा ही करेगा। यहाँ पर ही आकर के कहानी की विषय वस्तु ठहर जाती है और किस तरीके से उस बच्चे का अंजाम होता है, किस तरह से वो अपने जीवन में इस प्रेशर को कि भाई माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा कोई छोटा काम ना करे क्योंकि इतने कष्टों से उसको पढ़ाया लिखाया गया है, और इस दृष्टिकोण से उस बच्चे के जीवन में क्या क्या हलचल आती हैं और अंततः वो बच्चा किस तरह से अपने आप को ढालता है, किस तरह से वो अपने आप को स्थापित करता है, क्या उस बच्चे की मनोदशा होती है। इस पूरे पाठ में आपको मेन बात यही देखने को मिलेगी। साथ ही साथ अन्य मॉरल्स के अंतर्गत यहाँ जो पुराने काल में ये जो पाठशाला का एक कॉन्सेप्ट होता था और उसमें जिस तरीके से मास्टर जी होते थे, अध्यापक होते थे, उनका बच्चों के जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ता था, उन सब बातों को भी इसमें उकेरा गया है कि कभी कभी टीचर्स की कही हुई बात आप लोगों को भी लगता होगा कि टीचर्स ने आज हमको ऐसा बोल दिया, और वो बात इतने गहरे चुभ जाती होगी कहीं कहीं कि ऐसा लगता होगा कि हमारा तो पूरा दिन ही ख़राब हो गया। हाँ, किसी के ख़राब वचनों से दिन तो छोड़िए, व्यक्ति का जीवन ही ख़राब हो जाता है। इसलिए
इस पाठ में ये भी एक शिक्षा दी गई है कि अध्यापक जब भी छात्रों से कोई बात करें या पढ़ाएं तो कोई ऐसी चुपती बात उनके मुंह से ना निकल जाए जिससे बच्चे की पूरी ज़िंदगी प्रभावित हो जाए। किस तरह से एक अध्यापक का मोटिवेशन, किस तरह से साथ के बच्चों का जो है प्रभाव, इन सब छोटी छोटी चीज़ों को ही इस पाठ में दिखाया गया है और बहुत ही शिक्षा नीति को उजागर करती हुई, हमारी मानसिकताओं को उजागर करती हुई ये कहानी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं इस कहानी की विषय वस्तु को। गलता लोहा कहानी में समाज के जातिगत विभाजन पर कई कोणों से टिप्पणी की गई है। ये कहानी लेखक के लेखन में अर्थ की गहराई को दर्शाती है। इस पूरी कहानी में लेखक की कोई मुखर टिप्पणी नहीं है। इसमें एक मेधावी बोले तो इंटेलिजेंट किंतु निर्धन ब्राह्मण युवक मोहन विषम परिस्थितियों के चलते उस मनोस्थिति तक पहुंचता है जहां उसके लिए जातीय अभिमान बेमानी हो जाता है। सामाजिक विधि निषेधों को ताक पर रखकर वह धनराम लोहार के ऑफर पर बैठता है। उसके काम में भी अपनी कुशलता दिखाता है। मोहन का व्यक्तित्व जातिगत आधार पर निर्मित झूठे भाईचारे की जगह मेहनत कशों के सच्चे भाईचारे को प्रस्तावित करता सा दिखता है, मानो लोहा गलकर नया आकार ले रहा हो। देखिए, मैं नहीं जानती कितने बच्चों ने देखा होगा कि लोहा किस तरह से गलता है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पढ़ा होगा कि लोहा को गलाने के लिए उसको तपाना पड़ता है और जो तप जाता है पूरी तरह से, तभी उससे हम मनवांछित चीज़ों के आकार दे सकते हैं। ठंडे लोहे पर हम कोई आकृति नहीं बना सकते। इसी तरह से गलता लोहा यहाँ जो ये ब्राह्मण युवक है मोहन, इसके लिए प्रयोग किया गया है कि जब उसने जीवन की विषम परिस्थितियों को देखा और उनसे उसका जीवन तप गया, यानी उसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिया। तो स्ट्रगल करने के बाद वो इस कंडीशन में पहुंच गया कि उसने अपने आप को जिस आकृति में शुरू से ढला पाया था, लाइक वो एक ब्राह्मण जाति का उच्च कुल का लड़का है, वो बहुत मेधावी है, उसको कोई छोटा काम नहीं करना है, इस तरीके का जो कॉन्सेप्ट उसके खुद के मन में या कि उसके घर वालों द्वारा, समाज वालों द्वारा बना दिया गया था, बस वो कॉन्सेप्ट ही देखते हैं कि उसका किस तरह से बदलता है। यानी उसने अपनी सोच को एक नया आकार दे दिया। तो उसकी सोच ही गलता लोहा है। हम आगे देखेंगे कि ये जो मोहन है लड़का, इसके पिता का क्या नाम है? वंशीधर। इन्होंने पूरे जीवन भर पंडिताई की। जैसे आप देखते हो पंडित जी होते हैं, वैसे ही इनके पिता का जीवन था। अब जब बूढ़ा हो गए, वो वृद्ध अवस्था आ गई, तो उनसे कठिन श्रम भी नहीं होता था और ज़्यादा व्रत उपवास भी नहीं हो पाते थे। उन्हें चंद्रदत्त के यहाँ रुद्री पाठ करने जाना था। जैसे आप देखते हो कि कोई मंत्र पाठ करने बुलाते हैं किसी को, तो चंद्रदत्त नामक व्यक्ति के यहाँ उन्हें रुद्र पाठ करने जाना था, लेकिन उनका मन नहीं था जाने का। इनका बेटा मोहन उनका आशय समझ गया, लेकिन क्या है कि वो अपने पिता की जगह अनुष्ठान कर पाए, इसमें वो पारंगत नहीं है, कुशल नहीं है। पिता का भार हल्का करने के लिए वे खेतों की ओर चला, लेकिन हंसुए की धार कुंद हो चुकी थी। हंसुआ बेटा जिससे हम ये सब काटते हैं पेड़ वेड़, उसकी धार जो है खोखल हो गई थी, मोटी हो गई थी। उसने अपने दोस्त धनराम को याद किया, जो एक लोहार था, और फिर क्या हुआ कि वो वहाँ पर पहुँच गया। ये बचपने से ही धनराम भी उसके साथ पाठशाला में पढ़ा करता था। ये वही बच्चा था जो बड़े होकर के लोहार बन गया था। अब ये उसकी दुकान पर पहुँच जाता है। जैसा मैंने बताया, ये उसका सहपाठी था। दोनों बचपन की यादों में खो गए। होता है कि दो पुराने दोस्त मिलते हैं तो बड़ी बड़ी बातें याद करते हैं।
मोहन ने मास्टर त्रिलोक सिंह के बारे में पूछा। अब त्रिलोक सिंह इनके बचपने के मास्टर जी रहे होंगे। धनराम ने बताया कि वो पिछले साल ही गुजर गए हैं, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। दोनों हंस हंस कर खिलखिला कर आपस में उनकी बात करने लगे। मोहन पढ़ाई व गायन में निपुण था। वह मास्टर का चहेता शिष्य था और उसे पूरे स्कूल का मॉनिटर बना रखा था। वे उसे कमज़ोर बच्चों को दंड देने को भी कहते थे। धनराम ने भी मोहन से मास्टर के आदेश पर डंडे खाए थे। धनराम उसके प्रति स्नेह व आदर भाव रखता था, क्योंकि जातिगत आधार की हीनता ही उसके मन में बैठा दी गई थी। उसने मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी नहीं समझा। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि जो धनराम है वो मोहन की बड़े जाति का होने के कारण रेस्पेक्ट करता है। और यहाँ दिखाया गया है कि जो मास्टर जी थे त्रिलोक सिंह, उन्होंने भी जातीयता के आधार पे ही मोहन को इतनी परमिशन दे रखी थी कि वो उनके स्थान पर बच्चों को दंडित भी कर सके। तो यहाँ से देखिए गलत शिक्षा नीति का एक सीन, एक दृश्य आपको मैंने दिखा दिया है। अब हम आगे आएंगे तो इसी चैप्टर में देखेंगे कि आगे किस किस तरह से इसमें कहानी आगे बढ़ती है और किस तरह से फिर मोहन की सोच बदलती है।